नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। शिवम चौधरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। पिछले कुछ समय से एक खबर वायरल है, जिसमें विपक्ष के कुछ नेता बार-बार एक बात को दोहरा रहे हैं कि 19 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निर्वाचित सरकार गिर जाएगी और भारत को एक नया प्रधानमंत्री मिलेगा। कुछ ऐसा ही बयान लगभग 2-3 महीने पहले खड़गे ने और पूरे के पूरे कांग्रेसी इकोसिस्टम ने एक बात कही थी कि अगले 6 महीने के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार गिरने वाली है। अब सवाल यह है कि मात्र ये एक पॉलिटिकल रेटोरिक है, एक पॉलिटिकल बयानबाजी है, या इसके पीछे कोई तथ्य है? क्योंकि इस बार जिस स्पेसिफिक डेट के साथ ये बात बोली जा रही है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, मैं पहले ये सुनिश्चित कर दूं कि सरकार कहीं जा नहीं रही है, लेकिन क्या इसका यह मतलब है कि सरकार के ऊपर कोई खतरा नहीं है? क्या तैयारियां नहीं है? निश्चित तौर पर है। और जिस तरीके से मल्टीपल फ्रंट को एक साथ खोला जा रहा है, लगभग 5 से 6 ऐसे फ्रंट है जिसके ऊपर बात होगी कि जिसको एक्सप्लोर किया जा रहा है ताकि सरकार के ऊपर दबाव बनाया जा सके। इन लोगों को सबसे पहले यह उम्मीद थी कि जो लोकसभा का चुनाव है, वहां पर इस सरकार को परेशान किया जा सकता है। उससे पहले बहुत सारे आंदोलन हुए, उसके बाद इलेक्टोरली इन्होंने प्रयास किया, वहां विफल हो गए। उसके बाद जो सरकार के सहयोगी थे उनके ऊपर डोरे डालने लगे, वहां पर फेल हो गए, धनखड़ वाला प्रकरण फेल हो गया। और उनकी जो आखिरी उम्मीद थी वो बिहार चुनाव था। जैसे ही उन्हें यह दिखाई दिया कि जो बिहार का चुनाव है उसमें बीजेपी और मजबूत होकर निकली है, तो भैया कम से कम इलेक्टोरली आप उसे परेशान नहीं कर सकते। तो जो बहुत सारे और फीचर्स हैं उनके रिजीम चेंज के अंदर, उस पूरे के पूरे प्लान में उनको एक्टिवेट किया जा रहा है, उन्हीं की बातें होंगी। और वो फ्रंट भारत के अंदर भी है, भारत के बाहर भी है। और जो ये 19 तारीख की बात की जा रही है, इसके बारे में तो बात करूंगा ही, लेकिन अगले 15-20 दिन किस तरीके से भारत के लिए और इस सरकार के लिए थोड़े चैलेंजिंग होंगे, उसको किस तरीके से इन्हें मिटिगेट करना है, किस तरीके से उनका सामना करना है, उस पर चर्चा होगी। सबसे पहले जो लेटेस्ट फ्रंट खुला है, 19 तारीख वाली पे आऊंगा, लेकिन उससे पहले जो सबसे लेटेस्ट फ्रंट खुला है वो बांग्लादेश है। मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूं कि बांग्लादेश को यूक्रेन बनाने का प्रयास है। और जिस तरीके से 16 दिसंबर, जिस दिन आजादी हुई थी बांग्लादेश की, उस दिन से जिस तरीके से इन्होंने कार्यक्रम शुरू किया, वो किसी खास चीज की तरफ इशारा करता है। ये लोग सड़कों पर उतरे, एक व्यक्ति उस्मान हादी की मृत्यु हो जाती है, उसकी हत्या हो जाती है। देखिए, मैं साफ साफ कहता हूं, भारत के किसी व्यक्ति का उसमें कोई हाथ नहीं है। ये एक इंटरनल सैबोटाज है, जानबूझकर किया गया है। और वो बहुत लो प्रोफाइल नेता था, कोई बहुत हाई फाई नेता नहीं था। ठीक है, भाषणबाजी होती है, यूट्यूब का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, तो वो उसको हाईलाइट कर दिया। उसका इस्तेमाल कर जिस तरीके से अब भारतीय कॉन्सुलेटों पे, भारतीय जो हाई कमीशन है उसके ऊपर हमले किए जा रहे हैं, ये एक सुनिश्चित साजिश है। क्योंकि ये नहीं चाहता यूनिस कि भारत जब चुनाव हो फरवरी में, तो भारत की उपस्थिति बांग्लादेश के अंदर हो। इसलिए वो बार बार जो भारत के हाई कमीशन है उनके ऊपर, पहले जो जुलाई यूनिटी वाले हैं, जो छात्र आंदोलन वाले हैं, इनको उतारा गया। देखिए, पहले दिन जो इंडियन हाई कमीशन है ढाका के अंदर, उसके ऊपर एक तरीके से हमले जैसी स्थिति होती है। उसके बाद अचानक से लोग पीछे चले जाते हैं। देखिए, उसकी ज्योग्राफी भी बहुत समझनी बहुत जरूरी है कि ऐसा क्यों होता है। ये भारतीय हाई कमीशन है, आप नीचे देखेंगे, भारतीय हाई कमीशन है, उसके ठीक बराबर में एक और हाई कमीशन है, एक और एम्बेसी है, माफ कीजिएगा, वो है यूएस की एम्बेसी। तो भैया, अगर जो रास्ता भारत की एम्बेसी की तरफ जाता है, तो वो यूएस की एम्बेसी की तरफ भी जाता है। अगर कोई चीज भारत को नुकसान पहुंचा सकती है, तो उस सड़क पे जितने लोग होंगे उनको भी नुकसान पहुंचा सकती है। तो संभवतः इसी चीज को भापते हुए भारत की प्रेजेंस कितनी मजबूत है, और अभी खबरें तो लोग तो बता ही रहे हैं कि इतने मर गए, उतने मर गए, ये जो भी चीजें हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, ये एक सही गैम्बल नहीं है। उसके बाद आज वो सब पीछे हो गए। उसके बाद जो आज खुलना में और राजशाही में असिस्टेंट हाई कमीशन हैं, उनके ऊपर हमला किया गया, हमले जैसी स्थिति है। यानी भारत को, भारत की जो सरकार है उसे ये दिखाने का प्रयास है, ताकि देखिए, जो बांग्लादेश है उसमें तो भारत के हित हैम्पर होंगे ही, और वहां पर कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है जैसे ईरान के अंदर अमेरिकन एम्बेसी के अंदर हुई थी, हॉस्टेज जैसी कोई सिचुएशन आ जाती है, या किसी इंडियन डिप्लोमेट के ऊपर हमला हो जाता है, तो आप सोचिए देश के अंदर सरकार के लिए कितना एम्बेरसमेंट हो जाएगा। वो इनका प्रयास है। इससे पहले एक और प्रयास किया था
कि जो बांग्लादेशी नेवी है उससे भारतीय जो शिप है, जो भारतीय मछुआरे थे, उसको टकराया गया। वहां 5 लोग ऑलरेडी मर चुके हैं। उसके अलावा जिस तरीके से बांग्लादेश के अंदर जो उनका मिलिट्री हॉस्पिटल है, जो हॉस्पिटल है, उसे किस तरीके से मिलिट्री ग्रेड पर तब्दील किया जा रहा है, चाइना को बुलाया जा रहा है, और जिस तरीके से एंटी इंडिया के नारे बांग्लादेश के अंदर लगाए जा रहे हैं, पूरा माहौल तैयार है बांग्लादेश के अंदर कि इसको इरप्ट किया जाए। अब बांग्लादेश में जो सिचुएशन है और भारत के लिए किस तरीके से वो परेशानी खड़ा कर रहा है, उसमें 2 ही लोग बीच में खड़े हैं, एक इंडियन एजेंसीज, और वो एम्बेसी पर दबाव बनाकर उन्हें यह प्रयास है कि किसी तरीके से ये यहां से निकल जाए, ताकि उस चुनाव को हाईजैक किया जा सके, जमात वाले उसे हाईजैक कर सके और यूनुस उसका इस्तेमाल कर कर इसे एक तरीके से लॉन्चिंग पैड बना सके भारत के लिए परेशानी खड़ा करने के लिए। और इसीलिए वो 7 सिस्टर स्टेट्स और वो सब चल रहा है। और जो दूसरा धड़ा खड़ा है आज भी इस केओस के बीच में और इन जमातियों के बीच में, वो बांग्लादेशी आर्मी है। और बांग्लादेशी आर्मी के जो चीफ हैं वो कहीं ना कहीं 2 बार उनका कू अटेम्प्ट भारत ने बचाया। आज भी वो व्यक्ति उस तरीके से इनके साथ नहीं खड़ा है। हो सकता है कहीं थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइजेस किए होंगे, बिल्कुल किए होंगे, लेकिन अब उसको भी हटाने की तैयारी है। जो ये यूरो फाइटर जेट टाइफून की जो डील हुई है ना, ये दरअसल इसीलिए की गई है। पहली बात, आप बांग्लादेश को आर्म कर रहे हैं, बांग्लादेश को आप हथियार दे रहे हैं, वहां पर आप 1000 बेड का एक हॉस्पिटल बना रहे हैं, आप वहां पर जो चाइनीज एवियोनिक्स की कंपनी है वो बना रही है, आप वहां पर उनका जो एयरबेस है लाल मुनीर हाट उसको डेवलप कर रहे हैं। और सबसे पहले तो आपने तो आर्म कर दिया, जो जमाती है वो किस तरीके से क्या क्या कर सकते हैं वो सब हम जानते हैं। साथ ही जब ये डील होगी उसमें से जो किकबैक्स आएंगे वो उससे मिलिट्री के धड़े को खरीदा जाएगा ताकि वो पीछे हट जाए और भारत का समर्थन ना करे। और वहां पर जो आर्मी चीफ है उसके लिए स्थिति और मुश्किल हो जाएगी। बांग्लादेश में किकबैक लाने का एक तरीका है, यूरोफाइटर जो टाइफून वाली डील है, होगी नहीं होगी पता नहीं, लेकिन पैसा पहुंच जाएगा। उस पैसे को उस डील के नाम पर जो पंप किया जाएगा, वहां पर देखिएगा चीजें किस तरीके से आगे बढ़ेंगी। इसलिए बार बार कह रहा हूं, बांग्लादेश को तैयार किया जा रहा है और अगले 10-15 दिन के अंदर अंदर बांग्लादेश से कुछ बड़ा करने का प्रयास है। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, जो सबसे बड़ी कह सकता हूं टेंशन की बात यह है कि भारतीय हाई कमीशन, देखिए एजेंसीज में से बहुत ज्यादा बेहतर जानती हैं, ग्राउंड सिचुएशन को एसेस कर सकती हैं, उन्हें सारी जानकारी है, लेकिन क्या ईरान वाली स्थिति बांग्लादेश में करने का प्रयास है कि 444 दिन तक अमेरिकनों को बंधक बना के रखा गया था जिस तरीके से ईरान के अंदर, क्या भारतीयों के लिए वो तैयारी है कि मोदी के लिए फिर एक्शन लेना मजबूरी हो जाएगी? और वो चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर एक्शन ले और एक कियोस क्रिएट हो, सिविल वॉर क्रिएट हो और भारत के लिए असहज स्थिति क्रिएट की जा सके, फंसाया जा सके। यह पहला फ्रंट है। दूसरा फ्रंट है पाकिस्तान। पाकिस्तान से निश्चित तौर पर आपको जल्दी ही कुछ होता दिखाई देगा। उसका कारण है जिस तरीके से आसिम मुनीर को वापस से खाने पे बुलाया है ट्रंप ने, वो 250-300 रुपए की प्लेट चाटता है ना जाकर उसके लिए, और ये कहा है कि भैया जल्दी जल्दी पहुंचो, कारण गाजा के अंदर सिपाही भेजने हैं, 20 सूत्रीय कार्यक्रम वहां पर ट्रंप को लॉन्च करना है, क्योंकि जो यहूदी लॉबी है पीछे से वो भैया उसको डंडा की हुई है कि जल्दी से गाजा खाली करा के दो हमें। ये सही मौका है, इससे ज्यादा बेहतर मौका हमारे पास कभी नहीं आ सकता, हमें ये खाली चाहिए। और उसे खाली कौन कराएगा? ये पाकिस्तान के फौजी कराएंगे, 25,000 उसे भेजने हैं वहां पर। अब मुनीर फंस गया है इसके अंदर। वो फंस इसलिए गया है, अगर वो ट्रंप को मना कर दे कि भैया मैं नहीं भेजता, तो ट्रंप कहेगा तेरी इतनी औकात, जो झूठी प्लेटें चाटता हो मेरी, उसकी इतनी औकात, तो निश्चित तौर पर ट्रंप को मना तो कर नहीं सकता। और अगर सिपाही वहां भेज दिए, जिस तरीके से साल भर में कम से कम 1,000 सैनिक इसके मर रहे हैं, बड़ी बड़ी मतलब बड़ी संख्या घट रही है, कभी टीटीपी पेल देती है, कभी बलोची, कभी कोई, कभी अननोन गनमैन जो लगे हुए हैं, पहले ही उसके बाद शॉर्टेज है, उसके बाद तहरीक लब्बैक वाले कूद पड़ते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, भारत से खतरा है। अगर वो एक साथ 25-30 हजार सैनिक वहां पर उतार देगा, और वो भी डीमिलिटराइज करने के लिए, उनके हथियार छीनने के लिए, हमास वालों के, वो अलग पिटेंगे वहां पर, वो अलग मरेंगे वहां पर उनके हाथों, और यहां सैनिकों की संख्या कम हो जाएगी और फिर भारत से थ्रेट बढ़ जाएगा। और जो पाकिस्तानी आर्मी के अंदर
जो धड़ा है वो ये कहेगा, भैया तू अपने निजी फायदे के लिए तो वहां सौदा करी आया, तूने अपने निजी फायदे के लिए, अपने कुछ मिलियंस बिलियंस डॉलर के लिए तूने 25,000 सैनिक उतार दिए। यहां भारत हमें अगर लड़ाई हो जाती है और भारत हम पे हावी हो जाता है तो फिर हम क्या करेंगे? तो मुनीर के लिए मजबूरी यह है कि किसी भी तरीके से सिचुएशन को अवॉइड करे कि वो सैनिक वहां भेजे, और उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भारत के खिलाफ, ताकि भारत वहां पर भी जवाब दे और भारत फिर फंस जाए। बांग्लादेश में नहीं देगा, पाकिस्तान में तो देगा, क्योंकि पाकिस्तान के नाम पर तो भैया हर कोई कहेगा इसे पे लो अभी, और वही प्रयास था दिल्ली के अंदर भी करने का, वो इसीलिए किया जा रहा था। तो बांग्लादेश में बार 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 प्रयास किए जा रहे हैं, नहीं सफल हो रहे। पाकिस्तान की तरफ से बार बार किए जा रहे हैं, नहीं सफल हो रहे। उसके बाद जो तीसरा फ्रंट खोला हुआ है, वो खोला हुआ है नैरेटिव का, कि भैया भारत के खिलाफ एक बड़ा नैरेटिव क्रिएट करो, क्योंकि जब हम अपना अगला प्लान एग्जीक्यूट करेंगे तो भारत के लिए नैरेटिव की जो जंग है वो लड़ना भी मुश्किल हो जाए। भारत को इंटरनेशनल तौर पर यह प्रोजेक्ट करने का प्रयास है कि ये टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहा है। बांग्लादेश वाले क्या कह रहे हैं कि हमारे उस्मान हादी मार दिया, देखो भारत का आतंकवाद है। देखिए भारत वाले सोशल मीडिया पे किस किस तरह की धमकी दे रहे हैं। देखिए भारत वाले जो हमारे बीच के भी कुछ लोग हैं ना, कि इतने अननोन गनमैन ने इतने मार दिए, उतने मार दिए, वो खुश हो रहे हैं। लेकिन उस नैरेटिव को लेकर, उन वीडियोस, उन ट्वीट्स को लेकर वही लोग अब ये कहेंगे कि देखिए भारत के तो खुद लोग कह रहे हैं कि दूसरे देश में आके हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। तो भारत को एज अ टेरर स्पॉन्सर प्रोजेक्ट करने का प्रयास होगा आने वाले समय में। और जो बड़े बड़े न्यूज चैनल, पोर्टल्स है ना, वो आपके साथ नहीं है, उन्हें तो ये चाहिए और इसका इस्तेमाल किया जाएगा। दूसरा, अभी ऑस्ट्रेलिया में जो कार्यक्रम हुआ, जानबूझकर ऐसा व्यक्ति चुना गया जो कहीं ना कहीं भारत से संबंध आता हो, ये दिखाने के लिए कि देखो ऑस्ट्रेलिया तक है भारत वाले क्या कर रहे हैं। निज्जर वाला कार्यक्रम भी इसी तरीके से प्रोजेक्ट करने का और चिपकाने का प्रयास किया गया था। तो जो नैरेटिव की वॉर है, जो नैरेटिव की जंग है, उसमें भी आपको फंसाने का प्रयास होगा। उसके अलावा अभी पैक्स सिलिका, उससे भी अमेरिका ने आपको निकाल दिया। तो धीरे धीरे जहां जहां पर भी आपके फुटप्रिंट्स हैं, आपको वहां धक्का पहुंचाने का प्रयास है। और इस दौरान जब ये सारा कार्यक्रम चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो जो हमारे माननीय लीडर ऑफ अपोजिशन है, हर समय की तरह जब जब भारत में सिचुएशन क्राइसिस वाली आती है तो भाई साहब देश छोड़कर चले जाते हैं। और जब जब वो देश छोड़कर जाते हैं, उसके बाद एक क्राइसिस की सिचुएशन भी आनी होती है। और राहुल गांधी इस समय भारत में नहीं है, जर्मनी गए हैं। और मैं कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन कुछ लोग ये भी मानते हैं कि जर्मनी फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है, यहां से बाय रोड कहीं और जाएंगे ताकि चीजें ट्रैक ना हो पाए। अब मैं पुष्टि नहीं करता, लेकिन चर्चा है इस बात की कि राहुल गांधी साहब वहां से कहीं जाएंगे। तो क्या मजबूरी है? अभी वो खड़े होकर कहते हैं ना पार्लियामेंट में, इतनी महत्वपूर्ण बिलों पर चर्चा है, प्रधानमंत्री देश में क्यों नहीं है? तो देश में तो एलओपी भी नहीं है। अगर इतने ही महत्वपूर्ण बिल थे, वो अचानक से क्यों पहुंच जाते हैं कहीं और वो भी जब आग लगी है भारत के बॉर्डर्स पर और एक बड़ा पॉलिटिकल डायनामाइट फूटने की बात चल रही है। क्या है बड़ा पॉलिटिकल डायनामाइट? वो डायनामाइट 19 तारीख को दरअसल एप्स्टीन फाइल्स है जिसकी चर्चा चल रही है। क्या है एप्स्टीन फाइल्स? एक व्यक्ति था जेफरी एप्स्टीन, पहले टीचर था, उसके बहुत लोगों से संपर्क हो गए। तो जो अमीर अमीर लोग थे उनका पोर्टफोलियो संभालता था, पैसा संभालता था कि आपको यहां इन्वेस्ट करना है, ये करना है, वो करना है, आपका पैसा वहां लगेगा तो इतना % रिटर्न आएगा, वो सब देखता था। इस दौरान उसकी बहुत बड़े बड़े लोगों से संपर्क सध गए, एक बड़ा अच्छा वाइब्रेंट नेटवर्क बन गया। उस नेटवर्क में बिल गेट से लेकर डोनाल्ड ट्रंप से लेकर बिल क्लिंटन तक हर कोई था। और वो क्या करता था, इन लोगों को खुश करने के लिए जो कम उम्र की बच्चियां होती थी, मतलब उनके मनोरंजन के लिए, वो अपने एक आइलैंड, उसका प्राइवेट आइलैंड था, वहां उन लोगों को बुलाता था और वो महिलाएं भी वहां होती थी। और इस दौरान वो उन सब लोगों की रिकॉर्डिंग कर लेता था। और वो एक बड़ी लिस्ट है जिसमें कई सारे ऐसे सफेद पोश हैं, बड़े बड़े लोग हैं जिनके नाम उसके अंदर है। और 21 नवंबर को डोनाल्ड ट्रंप ने ये सिग्नेचर कर दिए बहुत भारी दबाव के बाद कि ये एप्स्टीन की लिस्ट 1 महीने के अंदर अंदर सार्वजनिक हो जाएगी। और ये कहा जा रहा है कि कल 19 दिसंबर को ये लिस्ट सार्वजनिक होने वाली है कि कौन कौन एप्स्टीन के उस दफ्तर पर गए, मतलब दफ्तर कह रहा हूं, उस आइलैंड पे गए थे, किस किसने, जो जेफरी एप्स्टीन की जो एयरलाइन चलती थी ना, लॉलिता एक्सप्रेस,
नाम से ही आप समझ सकते हैं। तो किस किस ने उसकी सेवाओं का लाभ उठाया, कौन कौन उससे संपर्क में था, सब वो लिस्ट सार्वजनिक होने वाली है। ऐसा नहीं है कि भारत को टारगेट करके किया गया, लेकिन उसमें कुछ नाम ऐसे हैं जो संभवतः आ सकते हैं कि कुछ नाम ऐसे हैं जो भारतीय राजनीति को हैम्पर कर सकते हैं। अब पहला सवाल यह है कि विपक्ष के लोगों को वो क्या जानकारी है? एडवांस में अभी लिस्ट आई नहीं है, हवा में कुछ नाम तैर रहे हैं, मैं बताऊंगा कौन कौन से नाम तैर रहे हैं, कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन इन लोगों को कैसे पता कि कुछ बड़ा आने वाला है, कोई ऐसा नाम आने वाला है? इसका मतलब कोई एक्सटर्नल एजेंसी है जो इन्हें ब्रीफ कर रही है कि भैया 19 तारीख को कुछ ऐसा होगा। और जब देश के अंदर ये कुछ प्रॉब्लम चल रही होगी तो बाहर के आसपास का जो कार्यक्रम है उसको भी हम इग्नाइट कर देंगे। यानी अगला 15 दिन, महीना भर सरकार के लिए बहुत असहज होने वाला है कि वो इंटरनली जवाब दे। संसद सत्र चल रहा हो, उस दौरान परेशानियां हो रही हो, बॉर्डर्स पे परेशानियां हो रही हो, तो ये करने का प्रयास है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि ये सफल हो जाएंगे, निश्चित तौर पर नहीं होंगे, लेकिन जो अटेम्प्ट्स है ना, बार 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 वो होते रहेंगे। अभी ये हुआ है, इसके जैसा ही कुछ और होगा भविष्य में, उसको भी डिकोड करेंगे। लेकिन फिलहाल क्या चल रहा है, तो संभवतः उन लोगों को पहले ही बता दिया गया है कि कौन कौन हो सकता है, इसलिए ये सारे के सारे लोग बोल रहे हैं। अभी संजय राउत बोल रहा था, उससे पहले वो पृथ्वीराज चौहान बोल रहे थे। नाम पृथ्वीराज चौहान, काम गौरी वाले, कि भैया भारत तो 7 तारीख को युद्ध हार गया था सिंदूर का, और ये वो जो भी वो अनशन बक रहे हैं, गंदगी खा के वो डकार मार रहे हैं जो भी। तो अब वो ये कह रहे हैं। अब बात क्या आ रही है, जो कुछ संभवतः कुछ नाम है, उसमें एक नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सरकार है उसके एक मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी का है। और नाम ये नहीं है कि वो गए थे, नाम ये है कि जब वो यूनाइटेड नेशंस में भारत को रिप्रेजेंट कर रहे थे यूपीए सरकार के दौरान, तो एक ईमेल आया था, इनवाइट आया था उन्हें कि आप भी आइए। वो गए नहीं गए उसकी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिलहाल ये है कि एक इनवाइट आया था मात्र। आपके घर कोई इनविटेशन देके जा सकता है, तो कम से कम उससे ये तो नहीं जोड़ा जा सकता कि आप गए हैं नहीं गए हैं, बाकी गए नहीं गए वो तो उसमें जानकारी निकल के आई। तो ये बात को लेकर उसके साथ एक बड़े बिजनेसमैन का भी नाम है। मैंने नाम जो धनखड़ वाले फियस्को में भी शामिल थे, जिनका नाम चल रहा था, जो मैसेंजर बन रहे थे चंद्रबाबू नायडू तक पहुंचने का, नाम नहीं लूंगा, तो उनका भी नाम चल रहा है कि शायद संभवतः उनका भी कुछ है। और एक और बड़े व्यक्ति का, इसी सरकार से जुड़े एक और बड़े व्यक्ति का नाम भी इसमें हो सकता है, क्योंकि अभी लिस्ट आई नहीं। तो इन्हीं कुछ नाम के बलबूते जो विपक्ष है वो हंगामा काटने के प्रयास में, उन्हें ये लगता है कि जब आप ऐसे हाई प्रोफाइल मैटर में, जहां नाबालिग बच्चियों के साथ, एक दो नहीं सैकड़ों नाबालिग बच्चियों के साथ एक बड़ा ऐसा रैकेट चल रहा था, उसके लोग, आपकी सरकार के लोग उसमें शामिल है और आप उनको संरक्षण दे रहे हैं, ये नैरेटिव आएगा। तो उसके आधार पर ये सोच रहे हैं कि सरकार को गिरा लेंगे, और जब सरकार इसे संभालने में कोशिश करेगी तो बाहर से कुछ कर देंगे। ये पूरा का पूरा प्रयास इस पूरे के पूरे जो कबाल है, गैंग है, उसका है। इसलिए बार बार कहा जा रहा है कि 19 तारीख को ये सरकार गिर जाएगी, लेकिन नहीं गिर रही। तीसरी बार कह रहा हूं, ये सरकार कहीं नहीं जा रही, ना ये पहला अटेम्प्ट है ना आखिरी अटेम्प्ट है, और ऐसे प्रयास और होते रहेंगे। बस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब तक इन चीजों को संभालते हैं, ये उनके नेतृत्व कौशल पर एक तरीके से ये टेस्ट है, बार बार होंगे और होते रहेंगे। क्योंकि अमेरिका इस सरकार को पसंद नहीं कर रहा, क्योंकि अमेरिका की कुछ डिमांड है, अब मोदी पूरा कर नहीं रहे। वो ये चाहता है कि मॉस्को भारत से बाहर हो जाए, मतलब भारत और मॉस्को आपस में कोई संबंध ना रखे, दीवार खड़ी कर ले। वो तो नहीं होने जा रहा। वो ये चाहता है भारत ब्रिक्स से भी बाहर हो जाए, वो भी कहीं नहीं होने जा रहा। वो ये भी चाहता है कि बड़ी बड़ी जो एग्रीकल्चर की कंपनियां हैं, मॉन्सेंटा है, कारगिल है और बहुत सारी बड़ी बड़ी जो हैं, उनके लिए भारत का मार्केट खोल दिया जाए, और भारत का जो रूरल सेक्टर है, जो ग्रामीण अंचल है, उसे उनकी खाद, पानी, दवाई, उनके बीज के लिए एक लेबोरेटरी बना दी जाए। वो नहीं होने वाला। वो ये चाहते हैं कि भारत का जो फार्मा सेक्टर है वो पूरी दुनिया में से बाहर हो जाए, क्योंकि पिछली बार जब कोरोना आया था तो भारत ने बचाया था। तो उनकी जो बड़ी बड़ी फार्मा लॉबी हैं वो कैसे अपना पैसा कमाएंगी, एग्रीकल्चर की लॉबी वो कैसे पैसा कमाएंगी, ऑयल की लॉबी वो कैसे पैसा कमाए जब भारत रशिया से लेकर तेल बेच देता है। अब वो भारत उनका जो वेपन्स की जो लॉबी है उसको भी नुकसान पहुंचा रहा है, कहीं ब्रह्मोस बेच रहा है, कहीं पिनाका बेच रहा है। मैं ये नहीं कह रहा बहुत बड़ा नुकसान है, गेट में पैर तो फंसा ही दिया। और
ट्रेड डील आप करके नहीं दे रहे, बार बार कह देते हैं हाँ दिसंबर तक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, दिसंबर आते ही नहीं, मार्च तक तो कर ही लेंगे। अब मार्च की बात आएगी तो वो कहेंगे भैया मैं लिख के देता हूं कि सितंबर हो जाएगा। देखिए मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं, ये बात वहां तक फंसी है कि जो ट्रंप है वो जिस तरीके से अड़ा हुआ है कि ये चीजें मुझे कॉम्प्रोमाइज चाहिए भारत से, और भारत कह रहा है ये चीजें ही नहीं करेंगे कॉम्प्रोमाइज। और जब तक ये कहीं इसके ऊपर एक मिडिल ग्राउंड नहीं आएगा तब तक ये ऐसे ही परेशानियां चलती रहेंगी। तो बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, नेपाल प्रयास किया था, अभी रिपोर्ट आई है कि किस तरीके से उसमें अमेरिकन प्रेजेंस है, और मैंने वीडियो की थी इसके ऊपर, उन 7-8 लोगों के नाम भी जग जाहिर कर दिए थे। वीडियो बहुत वायरल हुई थी, 3 लाख से ऊपर गई थी कि कौन कौन उस नेपाल के उस तथाकथित रिवॉल्यूशन के अंदर इन्वॉल्व थे। अब तो साफ साफ आ गया है अमेरिका था। तो बांग्लादेश हो, नेपाल हो, पाकिस्तान हो, विपक्ष का, मैं ये नहीं कह रहा पूरा विपक्ष है, लेकिन विपक्ष का एक एलिमेंट है जो उस मानसिकता के साथ है, जो पाकिस्तान में भी समर्थन मांग के आता है मोदी की सरकार गिराने के लिए, अमेरिका में भी समर्थन मांग के आता है मोदी की सरकार गिराने के लिए, तो वो भी इसमें इन्वॉल्व है। और भैया ये एप्स्टीन फाइल वाला जो है, मैं ये नहीं कह रहा एप्स्टीन फाइल मोदी को परेशान करने के लिए है, लेकिन उसमें से वो ढूंढा जा रहा है कि ये क्या इस्तेमाल किया जा सकता है, इसलिए बार बार 19 तारीख का रेफरेंस दिया जा रहा है। खैर जो भी निकल के आएगा, क्या केस में डेवलपमेंट होगी वो भी आपके साथ लिख के आता रहूंगा। और एक और महत्वपूर्ण चीज, अभी अमेरिका की एक एलिसन हुकर नाम की एक महिला है जो अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है पॉलिटिकल अफेयर्स, भारत का दौरा करके गई है। और जब जब ऐसे अमेरिकन डिप्लोमेट्स भारत आते हैं तो कहीं ना कहीं, डोनाल्ड लू भारत आया था चुनाव के दौरान, डोनाल्ड लू 5 अगस्त से पहले बांग्लादेश आया था, अब ये एलिसन हुकर आई हैं, और एक डिप्लोमेट पहले भी आई थी, उसके बाद ये क्या है, ये चंद्रबाबू नायडू थोड़ा दाएं बाएं झांकने लगा था बीच बीच में। तो ऐसी एलिसन हुकर भी आई हैं, उन पे भी नजर रखनी है कि वहां से क्या रिजल्ट निकल के आता है। जो भी आएगा आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अगर आपको वीडियो विश्लेषण अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि कई बार ऐसे सेंसिटिव टॉपिक्स को जो रीच है उसको रेस्ट्रिक्ट किया जाता है। तो आपसे उम्मीद है कि आप शेयर जरूर करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।